अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है डॉक्टरों और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज बनाम सरकार। अट्ठाईस दिन तक ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पे बैठे रहे, सड़क ब्लॉक रही। आपको शो भी देखा कि ताजर भी परेशान रहे। ताजरों की तमाम जो वहाँ जमाते थी मॉल रोड की, वो भी बड़ी अपसेट रही। उन्होंने भी कहा कि हमारा बिज़नेस ख़त्म हो गया है, हमारा चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आवाम को बड़ा नुकसान हुआ, जनरल पब्लिक को बड़ा नुकसान हुआ उस धरने से। धरने की तरफ मैं बाद में आता हूँ, बताता हूँ धरने का हुआ क्या। उसके बाद जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो जो पेशेंट थे जो आउटडोर में आ रहे थे उनका नुकसान हुआ, क्योंकि पिछले 11 दिन से वो भी बकौल वज़ीर साहब जो हमारे हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उनके बकौल 11 दिन से वो भी बंद था, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ। जनरल पब्लिक का बड़ा हर्ज हुआ। हर्ज ऐसे हुआ कि डॉक्टर्स और ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग जो उनसे हैं और पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, DHQ के लोग हैं, वो तमाम के तमाम THQs के वो आए वहाँ बैठे कि हमें निकाला जा रहा है। वो तमाम माजरा जो उनसा था वो क्या था, उसके अंदर सूरत क्या थी, वो आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ख्वाजा सलमान रफ़ीक से बात करते हैं। इनसे पहले हमने इंटरव्यू कर लिया था डॉक्टर सलमान हसीब का और उनसे पूछ रही थी बात, लेकिन ये मैं पहले इसलिए चलाना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की कि किसी तरह कोई मीडिएट किया जाए, कोई चीज़ बात निकाली जाए कि ये इसको हल किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स पे छापे पड़ना, हॉस्पिटल पे छापे पड़ना, लड़ाई मार कुटाई करना टीवी पे भी बुरा लगता है और वैसे भी बुरी बात है, क्योंकि ये पेशा बड़ा मुकद्दस है और डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व क्यों हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं इंडोर भी बंद करेंगे। ये तमाम माजरा क्या है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके और बात करने के लिए सबसे पहले ख्वाजा सलमान रफ़ीक से बात करते हैं। वैसे वो ट्रैवल कर रहे थे वरना वो शो में होते, लेकिन हमने उनसे फ़ोन पर रब्ता किया और ये माजरा सारा उन्होंने कैसे बयान किया वो सुने आप। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, वज़ीर सेहत हैं पंजाब के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम से भाई, अल्लाह का शुक्र। ख्वाजा साहब, ये लाहौर शहर पिछले 28 दिन हो गए हैं चेयरिंग क्रॉस ब्लॉक रहा है। मैं उन एहतजाजियों के पास भी गया, डॉक्टर और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो बात करने के लिए, हमारी मांग सुनने के लिए भी यहाँ कोई बंदा नहीं आया। क्या ऐसा हुआ है ख्वाजा साहब? ज़ुहैब भाई, पहली बात इसका बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है आपके नाज़रीन को। बेसिकली ये इशू था, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट का था जी, और प्राइमरी और सेकेंडरी के डिपार्टमेंट ने इस बात का फैसला किया था गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं और रूरल हेल्थ सेंटर हैं, जिनकी तहत 2500 BHU और 300 से ज़ायद RHCs हैं पूरे पंजाब के, और पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला किया था कि तमाम BHU और RHC को रेनोवेट करके सारा नया फर्नीचर दिया जाए और वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबिलिटी की जाए और जो HR की अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर की, LHP की, नर्स की, उसको इंश्योर किया जाए। फिर एक आउटसोर्स मॉडल किया गया, क्योंकि BHU RHC की अफसोसनाक बात यह है कि बरस से कोशिश के बावजूद नहीं चल रहे थे। डॉक्टर की जो तैनाती की जाती थी वो हफ्ते में 1-2 दिन जाते थे और अमला ज्यादातर गायब रहता था। अच्छा, कोशिश के भी BHU RHC नहीं चल रहे थे, जिसमें उन्होंने एक आउटसोर्स मॉडल है। उन BHUs को जो नहीं चल रहे थे, दूर दराज के इलाकों में थे, वहाँ पे डॉक्टर्स को BHU दिए गए और इनको ये मौका दिया गया। वो लोग जो एडहॉक पे थे, पहली बात है, जो परमानेंट थे, उन सबको रिटेन किया गया, उनको कुछ को BHU पे रखा गया और कुछ को THQ पे भेज दिया गया। ठीक है। सो तमाम लोगों के पास जो एडहॉक थे या आरजी थे, ये मौका मौजूद था कि वो उन डॉक्टर के साथ अटैच हो सकते थे। ठीक है। सो पहली बात तो ये थी कि प्रोटेस्ट बराह रास्त प्राइमरी के साथ, और प्राइमरी ने इनके साथ भरपूर कोशिश की थी। अच्छा, की जब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, जी इनसे शुरू में बातें उठती रही हैं प्रोटेस्ट पे आने से पहले। जी ठीक है। जब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो जहाँ तक हमारे महकमे का ताल्लुक है, हमारे महकमे के जो YD के 5-6 लोग थे वो इन धरनों में जाना शुरू हुए। प्रोटेस्ट में उन्होंने शिरकत की, हमने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हम उस पर खामोश है क्योंकि हमारे लिए डिपार्टमेंट का इशू नहीं था। लेकिन जब 11 दिन पहले पंजाब के OPDs को बंद करना शुरू किया गया तो हमने इसको परस्यू किया। हमने इनके लोगों से बात, डॉक्टर ने कहा कि हमने 4 दिन पहले OPD बंद की है, इससे पहले OPD चल रही थी। OPD जो है वो पिछले हफ्ते से बंद हुई, पहले 1 दिन की अलामत की गई, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि ज़ुहैब भाई मैं खुद अस्पतालों में मैंने विजिट किए हैं और लोगों के साथ जुल्म किया गया, ज्यादती की गई सिर्फ अपने मकासद के लिए, और डॉक्टर्स को दबाव डाल के, डॉक्टर्स को थ्रेट करके OPD से वापस भेजा गया। अच्छा। और हमने इनका कई दिन इंतजार किया। बात है कि आम आदमी का ज़ुहैब भाई क्या कसूर है? ठीक है। तो यहाँ के किसने दिया कि आप अपना OPDs को बंद कर दें या इंडोर की सर्विस को बंद कर दें?
सो देखिए, जब इस किस्म के इक़दाम किए जाएंगे, मरीजों की जिंदगी से खेला जाएगा और अस्पतालों को यरगुलाम बनाने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें ज़ाहिर है हुकूमत रिएक्ट करना है। हमने बड़ी पेशेंस से की है। कल का जो वाकया था उसमें जब ये सीएम हॉस्पिटल गए हैं तो इनकी खवातीन ने सीजर के साथ और सिरिंजेस के साथ पुलिस पे अटैक भी किया है। फिर इनके हमने बंदे भी छोड़े हैं। तो अभी तक अस्पतालों में हमने किसी जगह को क्रैकडाउन नहीं किया, क्योंकि अस्पतालों में सब सूरत लेटेस्ट ये है कि ओपीडीज भी हमारी बहाल हो रही हैं। आज कई अस्पतालों की ओपीडी चल रही है, इंडोर भी चल रहा है, थिएटर भी चल रहा है। बात यह है कि दबाव डाल के, थ्रेट करके, मरीजों का कई दिन इलाज बंद करके इनसे मुज़ाकरत करने क्यों है? भाई साहब देखें, अब ये लोग वहाँ पर हैं, मौजूद थे, वहाँ पर एहतजाज हुआ, हमने टीवी स्क्रीन पे देखा, वो डॉक्टर शुएब नियाजी को उठाया जा रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आंखों से देखी, लोगों ने देखी हैं। मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये बात टेबल पे बैठ के हल हो नहीं सकती थी? भाई कोई बात है नहीं, कोई इशू मेरे डिपार्टमेंट का बताएं कि मेरे इशू का, क्योंकि इन्होंने कहा है, वाईडीए के लोगों ने कहा या ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने बोला है कि लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। अगर कुछ लोग जाके सड़कों को रोकेंगे, अस्पतालों को बंद करेंगे, तो उनसे बात करने का जवाब क्या है? ठीक है, अच्छा चले, मैं पैसा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनके मैंने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हमारा 2 पॉइंट एजेंडा है, हम इसी के ऊपर रहेंगे, ना किसी को नौकरी से निकाला जाएगा और इलाज मुफ्त रहेगा अवाम का। ये तो मेरे ख्याल से आपका भी मेरे यही अवाम को तो ये माफ कर दें, जितने ये चंद लोग अवाम के मुखलिस हैं वो इनके मुंह पे भी कहने के लिए तैयार हो, ये कोई अवाम से मुखलिस नहीं है। इनके अपने मकासद हैं, इनके अपने इश्यूज हैं, जिनके लिए अवाम के नाम पे इस्तेसाल करते हैं। अवाम से इनको मोहब्बत होगी तो कभी ओपीडी बंद नहीं करेंगे और इंडोर बंद नहीं करेंगे। इलाज मुफ्त, इलाज को पैसे का नहीं किया जा रहा ना। जहाँ तक नौकरी का, आदमी को वो नौकरी से फारिग नहीं किया, कैटेगरी में किसी रेगुलर एम्प्लॉय को नौकरी से फारिग किया गया। किसी रेगुलर एम्प्लॉय को नौकरी से फारिग नहीं किया गया भाई साहब? नो ज़ुहैब भाई, हमारे महकमे किसी को महकमे को फारिग नहीं किया गया। इवन प्राइमरी सेकेंडरी में भी किसी को फारिग नहीं किया गया। एडहॉक को सिर्फ जो डेली वेज एडहॉक थे सिर्फ उनको किया, और उनकी जगह पे 20,000 ये जा रहे हैं और कई हजार डॉक्टर नर्सिस को जो आउटसोर्स किया जा रहा है उनको रोजगार का मौका दिया। अच्छा भाई साहब, इनमें ये इन्हीं लोगों में से लोगों को चुना जा सकता है या नए लोग लाएंगे आप? ज़ुहैब भाई ये ऑप्शन है डॉक्टर की जो बीएचयू को लीड कर रहा है जी। हमने उसमें सिर्फ एक काम किया, ये बीएचयू का जो ज़ुहैब भाई खर्चा है वो 7 लाख है जी। 7 लाख में तनख्वाह और मेडिसिन और किराया, उसी 7 लाख में परफॉर्मेंस को कंडीशनल कर दिया गया कि आप पेशेंट देखेंगे। अभी बीएचयू पे माजी में 15, 18, 12 पेशेंट देखे जाते थे, अब आउटसोर्सिंग के बाद वो पेशेंट की तादाद 80, 90, 100 पे चली गई है और उनको स्टैंडर्ड की दवाई मिल रही है और ड्यूटी पूरी करनी शुरू कर दी है डॉक्टर ने, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सो देखें, पैसा अवाम का है, पैसा टैक्स का है, जो भी पैसा बचत है वो लोगों का है। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा चलें ख्वाही साहब, मैं दोबारा से ये सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये उन्होंने 2 पॉइंट एजेंडा रखा। अवाम को इलाज मुफ्त मिलता रहेगा? ज़ुहैब भाई पहली बात है, मैं इनके सवाल का, आपके सवाल का, मेरे सवाल का जी, मेरे सवाल का और मेरे साथी भी हैं जी, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको वाज़ेह बताऊं, ठीक है, ये चंद लोग जो है ये सिर्फ इनके अपने मकासद है। अवाम के लिए जो बेहतर से बेहतर इलाज है 100% मुफ्त होगा। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि हुकूमत अस्पताल में मजीद वसाइल डालेगी, ठीक है, डॉक्टर नर्स की तादाद में इजाफा करेगी, मेडिसिन स्टैंडर्ड की देखती 1 रुपया लिए बगैर। बिल्कुल ठीक है, काम करें ज़ुहैब भाई जी, काम करें। कल आप जाए मेयो अस्पताल की चिल्ड्रन वार्ड में, आप जरूर जाइए और देखें वहां पे एक एनजीओ को हमने आउटसोर्स किया। आप देखिए जी, मेरा इत्तेफाक हुआ है भाईजान जाने का, मैं देख के आया हूँ जी। ज़ुहैब भाई बस इससे ज्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है, ना एक बयान लेना जिससे जो सरकार है वो सरकार पैसों को अकाउंटेबल करना और उसका इस्तेमाल ठीक करना। दूसरी बात कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जो परमानेंट है उसको नौकरी से नहीं मुझे बताएं इनसे पूछे कि हमारे डिपार्टमेंट में किसको नौकरी से निकाला गया है, ये जिस पे धरना दिया और ओपीडी बंद की है। 10 दिन से भाई ओपीडी बंद की है, 10 दिन। अच्छा, एक तो दिन नहीं है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बर्दाश्त किया है, लेकिन सर लोग आते हैं, लोग बददुआएं दे रहे हैं जी, ठीक है, भी दे रहे हैं और हमें भी दे रहे हैं, ठीक है।
तो अच्छा भाई साहब, मैं अब आपसे एक भाइयों की तरह एक बात पूछना चाह रहा था। सुनाई जी भाई, हुक्म करें। भाई साहब, इनके साथ बैठ के, क्योंकि देखें जब ये अनरेस्ट होगा, ये सड़कों पे मार पड़ेगी या ये भागेंगे, आप इनके पीछे आएंगे, इससे एक बदमजगी सी पैदा होती है। क्या हम इसको टेबल पे सेटल कर सकते हैं? मैं किरदार अदा कर सकूं अगर? मुझे कांडी साहब एक बात बताएं कि दबाव डाल के, ब्लैकमेल करके, सड़कों पे आके और इशू पे कोई ना हो तो उनसे मैं क्या बात करूँ? अगर आप कहें तो मैं किरदार अदा करके इनको टेबल पे ले आऊं। सुहेब भाई, मेरे ये सारे जो दो लड़के हैं इनसे मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन इनकी अपनी यूनियन है, मैंने अपनी गवर्नमेंट पब्लिक के साथ चलना है। ठीक है, प्रोफेशनल इशू है, मेरिट का इशू है, इंसाफ का इशू है। इनके साथ बैठा जा सकता है भाई साहब, इनके साथ बैठा जा सकता है। सुहेब भाई, मेरे डिपार्टमेंट का मैं फिर कह रहा हूँ इशू क्या है मेरे डिपार्टमेंट का। हाँ, बल्कि जो को बंद को किया है 11 दिन ओपीडी पूरे पंजाब की को बंद, क्योंकि वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस इसमें इन्वॉल्व है ना। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ अलायंस अहम नहीं है, लोगों की जिंदगी है, मैं भी अहम नहीं। बिल्कुल ठीक है, मेरी कोई अहमियत नहीं है ऐसे वजीर के, मैं एक आम आदमी हूँ। तो भाई हर इंसान की इज्जत है जी, आप भी इसी चीज के दाई हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रैंड अलायंस हो या वजीर हो, एक कल चिल्ड्रन में जो इंडोर में सर्विस बंद किया, लोग रो रहे थे, आप जा पाक पे इंडोर की सर्विस बंद की गई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन भाई साहब मैं सिर्फ एक समझे भाई जी, कोई इशू नहीं है, अल्लाह की कसम चाहते हैं। तो इसका मतलब इनको बिठाया जा सकता है अभी भी? सुहेब भाई, मैं इनके साथ नहीं कतन बैठूंगा, क्योंकि मैं बहुत जख्मी हूँ, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया सर। तो थोड़ी सी नरमी की देखें, अपनी गलतियों को रियलाइज करें। हाँ, कोई नरमी की सूरत हाल निकल सकती है। ख्वाहिशा मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि एक दफा थोड़ा सा शफकत, आप बड़े हैं, जरा शफकत का हाथ रखें। भाई देखिए, ओपीडी बंद करके या इमरजेंसी के थ्रेट करके और थिएटर के थ्रेट करके ये टीवी पे कहा गया है, इनको किसने हक दी है या मुझे किसने हक दी है कि मैं एक मरीज को रिफ्यूज करूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से बिल्कुल अग्री करता हूं, और ये आपकी सारी बातें मैंने इन सारों के सामने रखी हैं। मैंने आपकी सारी बातें इन सारों के सामने रखी हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इसके अलावा जो है भाई कोई बात नहीं। तो हम इनके साथ क्या बैठ सकते हैं ख्वाहिश साहब? सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या बैठा जा सकता है? भाई मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर आप बात करें, देखें आप एक शफीक आदमी हैं, आप शहर को भी समझते हैं, शहर की सूरत हाल भी आप सूबे को समझते हैं। मुझे इन सब ने बहुत खराब किया है। लेकिन अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोशिश की जाए, बातचीत से मसला हल हो जाए, तो क्या किया जा सकता है ख्वाहिश साहब? भाई मेरा सवाल ये है कि मेरे डिपार्टमेंट का, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का, मुझे एक इशू बता दें कि इशू क्या है मेरे ओपीडीज को, बिल्कुल ठीक, अस्पतालों को मशक़ सितम क्यों बनाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ख्वाहिश साहब। चले, मेरी आपसे दरख्वास्त है ये बरादराना कि ज़रूर बैठ के अगर बात हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। सर बैठने का, देखिए बैठना सबसे अच्छा होता है, लेकिन बैठना उनके साथ होता है जो चीज़ों को रियलाइज कर सकते हो। आप देखें, वो जितनी मेहनत करती हैं ना, नर्सें जितनी मेहनत करती हैं, 1% लोग उनका नाम बदनाम करते हैं। आप अस्पतालों में जाए, नौजवान डॉक्टर काम कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, एचओ कर रहे हैं, डॉक्टर, जितनी आबादी है, आप तो खुद अस्पतालों को शूट करते हैं, जितना लोड है, आप डॉक्टरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों में क्या इज्जत रह रही है डॉक्टर प्रोफेशन की? आप ठीक है, आप ठीक है। देखिए, इतना आम जो है भाई इशू नहीं है जी। वजीर के मुझे या किसी डॉक्टर को अपना जो है भाई ये हक नहीं है कि मैं किसी मरीज या निकालने, मेरे पुतले जला दे, मेरे खिलाफ बोले, मैं कसम कहता हूँ कि मुझे कोई इतराज नहीं होगा। सर लोगों के साथ ज्यादा, लोगों का हर्ज हुआ है। बिल्कुल, मैं भाई साहब की आपकी बात से एग्री करता हूँ, लोगों का बहुत हर्ज हुआ है, इवन ताजरों का बड़ा हर्ज हुआ है। मेरा इसके अलावा कोई इशू नहीं है भाई। हाँ, मेरे डिपार्टमेंट का कसूर होता, हमने किसी को बेरोजगार किया होता, कोई खैर क्यों नहीं कार्रवाई की होती। आप यार हमारे सवालों का और मशक़ सितम बना दिए यार, खैर पूछे। बिल्कुल ना राइट है ना मुझे राइट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल दुखा है, पूरी गवर्नमेंट का दिल दुखा है सर। चलें, इसको डेडलॉक की तरफ ना लेके जाइएगा। मेरी दरख्वास्त ये है कि थोड़ा सा नरमी का रवैया। भाई आप भाई हैं, मुझे आपके जज्बात का भी इल्म है, आप हमारे दोस्त हैं, आप लोगों के मसाइल पे बात करते हैं, लेकिन मैंने अपना केस आपके रवाम के सामने रख दिया, फैसला आपके रवाम। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब, थैंक यू सो मच।
अब ये सारी बात के बाद जो आपने सुन ली, हमने कोशिश की कि हम किसी तरह इसको न्यूट्रलाइज करें, चीज़ों को सॉफ्ट करें और बैठ के बातचीत करने की तरफ जाएं। देखें, हर चीज़ का, लड़ाई का हल मुज़ाकरात से ही हो सकता है। अगर लड़ाई करने पे आ जाएंगे तो फिर तो खून बहेगा और फिर नुकसान होगा, दोनों साइड का नुकसान होगा। तो हमने सोचा इसको बैठ के डन किया जाए। मैं कोशिश की, फ़ायद साहब भी इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि हम बैठ के बात कर सकते हैं और बात करेंगे भी, थोड़ा सा बातचीत को आगे निकलना चाहिए। तो डॉक्टर सलमान हसीब हैं जो चेयरमैन हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस के और इस तमाम जो है एहतजाज इसको लीड कर रहे हैं, उनसे जाके बात करते हैं और उनसे पूछते हैं हुआ कि, और उनसे कुछ सख्त सवाल जानने की कोशिश करते हैं कि अवाम का हर्ज क्यों किया जा रहा है इस सारे के अंदर, इसकी क्या माजरा है। डॉक्टर सलमान से बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान हसीब, चेयरमैन है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के, और ये तमाम धरना जो उनसा हो रहा था इसको लीड भी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह डॉक्टर साहब, पर्चा हो गया आपके ऊपर भी? हाँ, मेरे समेत सैकड़ों लोगों पे पर्चा हो गया। कल तकरीबन 10 से 12 हज़ार जो लोग थे, BBC ने इवन कोट किया है, 12,000 पीपल मार्च टुवर्ड्स द CM हाउस। और लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो निजकारी हो रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है अस्पतालों की, इससे हुकूमत बाज रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 28 दिन के अंदर आपसे कोई रब्ता हुआ? बिल्कुल कोई रब्ता नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, वहाँ जो लोग इर्द गिर्द थे, जो मार्केट्स थी, वो लोग आपके पास आए? वो बेचारे तो हमें भी कह रहे थे, गवर्नमेंट को भी कह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो यही चाह रही थी कि हमने इनसे किसी तरह की बात ही नहीं करनी, इंगेज ही नहीं करना, ये वापस जाएँ। डॉक्टर साहब, आपकी वहाँ मौजूदगी से जनरल पब्लिक बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। आप सही फरमा रहे हैं। देखें, हमने तो जो आइन और कानून के तहत हमारा एक धरना है, अगर तो या तो आप कह दें कि वो गैर आइनी या गैर कानूनी है, वो आइनी था और पुलिस ने है डाइवर्जन्स लगा दी थी, लोग जो है मुतबादल रस्तों से मूव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़े अहम सवाल, ये वो सवाल है जो लोग पूछना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। ये दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आपको पता है कि जो ये मॉल रोड है, ये रेड एरिया डिक्लेयर है, रेड जोन डिक्लेयर है, यहाँ पर एहतजाज नहीं हो सकता इस चेयरिंग क्रॉस पे, फिर भी आपने एहतजाज किया वहाँ? नहीं, जो चेयरिंग क्रॉस है वहाँ पे अलाउड है। चेयरिंग क्रॉस पे क्योंकि हम टुवर्ड्स क्वींस रोड थे तो वहाँ पे अलाउड है। वहाँ पर अलाउड है? वहाँ पे अलाउड है टुवर्ड्स द क्वीन रोड, क्योंकि हमारा जो मेन धरना था वो क्वींस रोड की तरफ था। लेकिन वो पूरा मॉल बंद था। देखिए, वो तो फिर उन्होंने कुछ सिक्योरिटी की बिना पर पुलिस ने खुद बंद कर दिया, कुछ डाइवर्जन्स लग गई, वो तो बंद हो गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी 28 दिन के अंदर आपसे कोई बात करने नहीं आया? नहीं आया। आप किसी के पास बात करने नहीं गए? हम बार बार गए। किसके पास? हमने 2 दफ़ा। देखें, हमारा अब जब आप एहतजाज कर रहे होते हैं तो उसका सूरत यही होती है कि आप रैली लेके जाएँ। हम इससे पहले 2 दफ़ा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में गए, जो हमारी सेक्रेटरी साहबा हैं नादिया साकिब साहबा हैं और वज़ीर हैं ख्वाजा इमरान साहब, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हम दूसरी दफ़ा ये CM हाउस गए, हमने फ़ोन भी किए हैं, हमने राब्ते भी किए हैं। उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि किसी एहतजाजी से किसी किस्म का डायलॉग नहीं होगा। क्योंकि मैं अभी तक एक चीज़ समझ नहीं पाया, आप ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग, आपके साथ वहाँ सिक्योरिटी के भी थे, जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो भी था, पैरामेडिकल स्टाफ भी था, लेडी हेल्थ वर्कर्स भी थी, ये तमाम भी थे और डॉक्टर्स भी थे। अब डॉक्टर जिनसे है, ये एक बड़ा मुकद्दस सा पेशा है डॉक्टर साहब, ये एहतजाज पे चला गया तो चीज़ें ख़राब नहीं हो जाएंगी? इस गवर्नमेंट ने डॉक्टरों को मुकद्दस नहीं छोड़ा। वो कहते हैं जी 65,000 बेरोज़गार डॉक्टर हैं, हमने 2,000 नई नौकरियां पैदा कर दी और उससे 30,000 लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। आप ये देखें कि ऐसे स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं जिस पे लोग खुद हंसेंगे इनके ऊपर। कहते हैं जी 65,000 बेरोज़गार डॉक्टर था, हमने 2,500 BHUs आउटसोर्स करने हैं, ठेके पे देने हैं 2,500 डॉक्टरों को। आउटसोर्स करने में आपको इतराज़ क्या है? आउटसोर्स का मतलब क्या है? जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस चीज़ों को मैंने देखा है, वो सिर्फ आपसे उस पर लिखा भी हुआ है कि क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दो चीज़ें देंगे। हॉस्पिटल में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें तो डॉक्टर साहब पैसा इन्वॉल्व होता है। डॉक्टर का क्या काम है कि वो पार्किंग के बारे में पूछे, वो लॉन्ड्री के बारे में पूछे, वो गार्ड्स के बारे में पूछे, इससे क्या ताल्लुक है डॉक्टर का? देखिए, उसमें लॉन्ड्री, गार्ड, क्लिनिकल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ आउटसोर्स है। सिर्फ बिल्डिंग सरकार की रह जाएगी, वो भी मुझे लगता है फ्यूचर में ये बेच देंगे। उसका नाम मरीम नवाज़ क्लिनिक रख के सरकार अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाती है। अभी जो इन्होंने इससे पहले 150 अस्पताल आउटसोर्स किए थे, देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट के जो अपने सेट क्राइटेरियाज़ हैं वो बड़े टफ हैं और ओवर द टाइम 75-77 सालों में वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आपने LHVs हायर करनी है, उनकी डिग्रियों की वेरिफिकेशन होनी है, उनका एक्सपीरियंस देखा जाना है, आपने डॉक्टर, यही मैं कह रहा हूँ, इसको बाईपास कर दिया गया इस रूल को। जो आउटसोर्स लोग हैं, जो आउटसोर्स एक डॉक्टर फर्द वाहद को अस्पताल दे दिया जाता है और नीचे जो सारे का सारा 30,000 अमला अस्पतालों से निकाल दिया गया है,
उसकी जगह ट्रेंड LHVs की जगह, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, लोगों ने अनट्रेंड LHVs ये ऐसे हो नहीं सकेगा ना डॉक्टर साहब। देखें जैसे आप बात कर रहे हैं, ये सारे लोग जो इनको निकालेंगे तो नए भर्ती कहाँ से करेंगे? इन्हीं में से लोग भर्ती होंगे ना जो ये होंगे। अगर आउटसोर्स होता है या प्राइवेटाइज जो आप कह रहे हैं, हालांकि मैंने उसमें देखा है प्राइवेटाइज नहीं, लेकिन जो नया ठेकेदार या बंदा आएगा वो इन लोगों में से ही लोगों को रखेगा ना। नहीं, हमने तो नई कोई फौज लेके आ रहा है। यही कहा है कि आप यही श्योर कर दें कि एक इलाज मुफ्त रहेगा और दूसरा ये लोग जॉब से नहीं जाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से वो श्योरिटी दे रहे हैं। नहीं दे रहे, ये आपके सामने टीवी शो में कह रहे हैं, आप इसमें वो किरदार अदा करें सालसी का, वो लिख के दे दें कि ये कोई बंदा जॉब से फारिग नहीं होगा और इलाज मुफ्त रहेगा। 2 चीज़ें वो लिख के दे दें। टीवी शोज में तो 2 चीज़ें आपके मुताबिक सिंपल 2 हैं। 2 चीज़ें, कोई बंदा जॉब से नहीं निकलेगा, हाँ जी, और इलाज मुफ्त रहेगा मरीजों का इलाज मुफ्त रहेगा, उसमें पैसे नहीं लिए ना इन्वॉल्व। इससे मेरे ख्याल से ये तो बड़ा अब बात ये ना, उनके तो अपने स्टैटिस्टिक्स, लेकिन वहाँ जो हमें पता चलता है वो यही पता चल रही है तो यही बातें, अगर यही बात हो हम भी कह रहे हैं। अब आपने बड़े क्लियरली बता दिया। मेरे ख्याल से ये 2 मुतालबात मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि आपके 2 मुतालबात हैं, इलाज मुफ्त रहे और कोई भी बंदा जॉब से नहीं, कोई बंदा जॉब से ना जाए, और वो जिम्मेदारी ठेकेदार की नहीं होगी, वो गवर्नमेंट उनको जॉब सिक्योरिटी दे। लेकिन वो उनको वो ये लगता है कि ये जो काम करने वाले लोग हैं, इसको अगर हम कंपनी के अंडर करते हैं, जिसको आप ठेकेदार कह रहे हैं, उसके अंदर करते हैं, तो ये काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, इनको मैनेज करना आसान हो जाएगा। उनका मौक़िफ़ ये है। तो हम तो कहते हैं कि जो इन्होंने ऑलरेडी काम कंपनियों के जिम्मे दिया हुआ है उसको ऑडिट करा लें। 150 BHU पहले दिया था उसको ऑडिट करा लें, सफाई के जो ठेके दिए हुए हैं उसको ऑडिट करा लें, सिक्योरिटी का जो ठेका दिया उसको ऑडिट करा लें। आपको इसके पीछे रीज़न क्या लगता है ये तमाम करने ये देखिए सिर्फ और सिर्फ मईशत पे बेस्ड है पॉलिसीज़, कि इन्होंने बेसिकली जो है सरकारी मुलाजमतें ख़त्म करनी है, बजट्स कट शॉर्ट करने हैं। पहले स्टेप में सिर्फ डॉक्टरों को दे रहे हैं, आइंदा ठेकेदारों को देंगे, तो ये बेसिकली स्लोली टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। अगर आपकी बात ना मानी गई, अगर ये तमाम बातें पूरी ना हुई और आप पे पर्चे भी हुए हैं और आप वो एक कानूनी चाराजोई की तरफ जा चुके हुए हैं, आपका लाएअमल क्या होगा? क्योंकि आप डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, मैं दोबारा इस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं। ये तहरीक इंशाल्लाह इतनी बड़ी हो जाएगी, ये गवर्नमेंट से संभाली नहीं जाएगी, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब पेशेंट्स का बड़ा हर्ज हो जाए, वो गवर्नमेंट को किसी का परवाह ही नहीं है। तो ये तहरीक हम बहुत बड़ी बना को भी परवाह नहीं है। नहीं, डॉक्टर्स तो बेचारे पहले ही मुफ्त इलाज के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स मतलब ये तो फिर अगर आप एहतजाज पे जाएंगे, अगर मेरा मेडिकल स्टाफ ही सारा एहतजाज पे चला गया तो हम कैसे रह पाएंगे? ये जो हम तहरीक आगे लेके आएंगे, कैसे चल पाएगा? ये जो तहरीक हम आगे लेके आएंगे, ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होंगे, इसमें तमाम वो लोग जो मुतासर हो रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरियों से जिनको निकाला जा रहा है, जिनकी परमानेंट जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक है, चाहे वो साथी हैं, चाहे वो क्लर्क्स हैं, सबको इंशाल्लाह लेके आएंगे। अगली जो मूवमेंट है, आप बांग्लादेश वाली मूवमेंट भूल जाएंगे। लेकिन सरकार ये डॉक्टर का सड़क पे आने से मरीज का हर्ज नहीं होगा डॉक्टर? देखिए हमने, क्या आप फ्री इलाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपके जो पेशेंट यहाँ पर हॉस्पिटल्स में है वो तो डॉक्टर से महरूम हो गए ना? देखिए अभी तक तो सिर्फ ये एक तरह का अलामती है, क्योंकि हमारे इंडोर्स खुले हैं, इसका मतलब है कि वार्डें खुली हैं। वो मैंने सुना था डॉक्टर बयान कर रहे थे कि इंडोर भी बंद कर दो, इंडोर भी बंद कर दो। वो अब देखें गवर्नमेंट जब तशद्दुद करेगी और रात, लेकिन आपने बंद तो नहीं रात अब जो है डॉक्टरों के जितने हॉस्टल्स हैं उनका पुलिस ने घेराव किए रखा है, हमारे तमाम लोगों के घरों पे छापे पड़े हैं। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हों तो आप मुझे बताएं कि क्या फिर भी हमें जो है आके मारे खानी चाहिए? आप जो कहेंगे हम इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ना असल में हम भी यही शहर में रहे, हमने देखा कि स्टूडेंट लीडर होते थे, स्टूडेंट्स लड़ाई करते थे, कोई वकील लड़ाई करते थे, बड़ा हमने देखा तो वकला को लड़ते देखा। डॉक्टर्स को लड़ने वाला ये जो तमाम सिस्टम आ गया, ये मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है डॉक्टर साहब। क्योंकि डॉक्टर तो बड़ा मुहज़्ज़िब सा, एक बड़ा शरीफ सा एक इंसान होता था जो पेशेंट का इलाज करता था और आप बहुत खूबसूरत बात करें। 28 दिन का जो धरना है, पुरअमन तरीन धरना रहा है। रात इन्होंने बाने के जी वो सुइयाँ मारी हैं पुलिस को और पता नहीं क्या क्या, वो एक नैरेटिव बनाया, क्योंकि इन्होंने रात को हमारे घरों पे हमले करने थे। सुइयाँ मारी? हाँ जी, वो कल जी वज़ीर साहब आके कह रहे थे कि जी पुलिस को सुइयाँ मार गई हैं, जो है ना हमारे साथ जो ख़वातीन थी उनके ऊपर चूँकि इन्होंने टॉर्चर किया, तो उन्होंने जो पिन्ने शिन्ने बेचारियों ने लगाई हुई थी, थप्पड़ मारते थे, उनके हाथों पर पिन लग गई। तो इन्होंने कहा जी वो ये सुइयाँ और नीडल्स लेके आए हुए थे, ये चाकू लेके आए हुए थे, अस्पताल का सर्जिकल सामान लेके आए हुए थे। आपने एक मज़गा केसी उनकी कोई प्रेस रिलीज़ या टॉक सुनी होगी। तो हमने 28 दिन एक भी गमला नहीं टूटा। अब एक डॉक्टर इससे ज़्यादा क्या करे, या एक तिब्बी अमला जितना भी है वो क्या करे कि 28 दिन पुरअमन एहतजाज किया है। अब बेसिकली आप जो बात बता रहे हैं वो पुलिस या रियासत जो है लोगों को ख़ुद जो है मजबूर कर रही है, और मेरा ख्याल ये है कि रियासत ने माजी में एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करते करते सब कोई वही रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब एक और सवाल, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये डॉक्टर जावेद अकरम ने मुझे कहा कि डॉक्टर्स को सड़क पे आके एहतजाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स जिनसे हैं वो एक मसीहाई पेशा है, वो खुद भूखा मर जाए लेकिन अपना पेशेंट को मरने ना दे।
तो ये वाली स्ट्रेटजी कहाँ पर गई? अभी तो हम लड़ाई पे क्यों आ गए? आज तक की जो स्ट्रेटजी है इसी पे तो अमल कर रहे हैं। 28वां दिन है और इमरजेंसियाँ इंडोर इन पे काम हो रहा है। आज की देखें हमारे पुलिस हमारे घरों पे रेड कर रही है और इंडोर में अभी भी काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है जो आप जा फरमा रहे हैं ये इसी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। लेकिन देखें जब मैसिवली अब आज के दिन में हमारी को जो मेन लोग हैं, सैकड़ों लोग टर्मिनेट हैं, सैकड़ों जो हैं 1200 मेरा ख्याल 300-400 पे FIRs हैं, इन्हीं लोगों ने काम करना है। एक खौफ है, एक हरासमेंट की जा रही है, लोग अब घरों में बैठ जाएंगे, स्टे एट होम हो जाएगा, तो फिर एमरजेंसियों में पुलिस आके काम कर ले। ऐसे में जो एक जंग का सा समा बना दिया गया है लाहौर में, ऐसे में अब ये कहना कि लोग आए भी पहले गिरफ्तारी दें फिर अस्पताल चलाएं, ये तो नेगोशिएट करने की तरफ जा रहे हैं। हम तो ओपनली चाहते हैं, हम तो ओपनली चाहते हैं। दोनों वज़रा जो हैं पहले तो कह रहे थे हमें इख्तियार ही नहीं है। कल उनकी बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई हैं जिसमें उन्होंने कहा जी सुइयाँ मार दी गई और ये और वो। मेरा ख्याल ये है कि वो समझते थे हालात को, वो मीडिएट करते। 35-40 हज़ार लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, शुबह सेहत अपने हाथों से ठेकेदारों को दे रहे हैं। लेकिन मैं अब ये कंक्लूड करूं आपकी बात से कि आपका 2 पॉइंट एजेंडा है, नौकरी से कोई नहीं निकालेगा, इलाज फ्री नहीं होगा, इलाज फ्री रहेगा। बिल्कुल, ये बस 2 पॉइंट एजेंडा। डॉक्टर साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी आपसे दरख्वास्त भी यही है कि अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे और आप थोड़ा नरमी की तरफ जरूर आएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। माजरा ये प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट का था, लेकिन इसके अंदर YDA भी कूदी और डॉक्टर्स जिनसे उसमें शामिल हुए, जिसमें उन्होंने आउटडोर भी बंद किया और उन्होंने कहा कि अब हम इनडोर और एमरजेंसी की तरफ भी जाएंगे, इसको भी बंद करेंगे। अब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इसके बारे में जो कहा वो भी आपने सुन लिया। अब माजरा जो है वो थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है कि YDA इसके अंदर क्यों शामिल हुई और ये सारा माजरा चल क्या रहा है। तो YDA के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी, उनसे चल के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये माजरा हुआ क्या। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आतिफ चौधरी जो प्रेसिडेंट हैं YDA पाकिस्तान के, यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है उसके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, मैं ये सारी कुछ देख रहा था, मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के कि डॉक्टर्स सड़कों पर मार खा रहा है, डॉक्टर सड़कों पर 28 दिन से बैठा हुआ है और पैरामेडिकल स्टाफ भी साथ बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर को सूट नहीं करती, आपको लगता है ऐसा है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप इंशाल्लाह जल्दी आप UK भी जाएंगे, विजिट करेंगे। क्या सिर्फ 2 महीने पहले UK के अंदर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक नहीं की? क्या UK से बड़ी डेमोक्रेसी तो नहीं है? हम यूरोप में से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन हैं या उनसे ज़्यादा बड़ी डेमोक्रेसी है? क्या उनका अपने डॉक्टर के साथ यही रवैया था जो कि हमारी गवर्नमेंट्स का हमारे साथ रवैया? अच्छा, हम सम टाइम ना इस चीज़ को समझें, अगर हम लोग मसीहा हैं और इम्पोर्टेंट हैं सोसाइटी के लिए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे मोहब्बत ज़्यादा की जाएगी, हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाएगी। सम टाइम आप हमारे इम्पोर्टेंट काम को हमारे ही ख़िलाफ़ हथियार बना के यूज़ करते हैं कि हम कुछ आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, हम कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते। आप देखें, तमाम के तमाम पंजाब के हॉस्पिटल चल रहे हैं और 23 दिन से लोग वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही है, 23 दिन से डॉक्टर का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का एक रोड के ऊपर बैठना, क्या ये उनका पॉजिटिविटी को, उनके मुस्बत रवैये को शो नहीं करता? तो और गवर्नमेंट का उनसे बात ना करना क्या ये शो नहीं करता कि गवर्नमेंट कहीं चाहती है कि ये जाके हॉस्पिटल बंद करें? गवर्नमेंट कहती है हमें ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, ब्लैकमेल क्या अपने हकूक मांगना? इसका मतलब तो ये है कि तमाम की तमाम डेमोक्रेटिक जो कुव्वतें हैं वो ब्लैकमेल करके अपने हकूक लेती हैं। क्या डेमोक्रेसी के अंदर एहतजाज, प्रोटेस्ट, अपनी हकूक के लिए आवाज़ उठाना, ये हमारी डेमोक्रेसी, हमारे आइन का हिस्सा नहीं है? तो ये ब्लैकमेल ही कहाँ होगी? सिर्फ सर फरे और जो अनाप्रस्त लोग हैं वो इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग अच्छा चले, ब्लैकमेलिंग तब होती ना, ब्लैकमेलिंग तब होती अगर हम हॉस्पिटल बंद करके इनके पास जाते। हमने तो हॉस्पिटल खुले रखे, अभी भी काम हो रहा है, एमरजेंसी खुली हुई है, इंडोर खुला हुआ है, आउटडोर बंद है। आउटडोर के जो पेशेंट्स हैं वो इंडोर के अंदर देखे जा रहे हैं और आउटडोर बंद हुआ है 4 दिन पहले, 4 दिन पहले बंद हुआ है। 23वां दिन है आज वहाँ लोगों की हड़ताल का। आप लोगों को पुश कर रहे हैं ना, आप लोगों से बात ही नहीं कर रहे, एंगेज ही नहीं कर रहे। और हम ये व्हाट्सएप में आपके तवज्जो से बड़े क्लियर कट बात बता दूं, हम इन सियासतदानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे। ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अगर हमारे पाकिस्तान के सियासतदान हमारी बात नहीं सुनेंगे तो क्या इंडिया के सियासतदान सुनेंगे?
हम जब भी आवाज़ उठाएंगे ये कहेंगे कि भाई हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आवाज़ उठाने का तरीकाकार क्या है? बिल्कुल ठीक। आप वो आवाज़ उठाने का तरीकाकार वजह कर दें, हम उसके बाद मनोन उसको फॉलो करें। ठीक, यानी कि आप इस बात पर राजी हैं कि हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं, रास्ता निकल सकता है। 100% कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, ये 23-28 दिन जो आप बैठे हैं, इसमें बातचीत का रास्ता नहीं खुला, आगे नहीं बढ़े आप? कोई हम बारहा कहते रहे हैं कि बातचीत करें और ये किसी को भेजा नहीं गया आपके पास? किसी को नहीं भेजा गया। एक अनाम परस्ती है, एक खुद गर्जी है जिसके अंदर ये है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। भी क्यों बात ना करें? क्या ये इंडिया के लोग हैं? क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या ये डेमोक्रेटिक वे से आपसे बात नहीं करना चाह रहे? क्यों बात नहीं? कि ये दहशतगर्द है? किया क्या इन्होंने? क्या इन्होंने गन्स पकड़ी हुई हैं? क्या किया इन्होंने? चलें, अब इसको आखिर में यही कंक्लूड करते हैं कि आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 100% जिस वक्त कहेंगे हम बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत ही सोल्यूशन है। ये हमारी गवर्नमेंट है। फिर ऐसे होगा ना कि कुछ उनकी माने कुछ अपनी माने। देखें, ये हमारी गवर्नमेंट है ना, कहीं इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, ये हमारी गवर्नमेंट है। हम इनसे हर सूरत हाल में बात करेंगे, हम इनसे क्यों बात नहीं करेंगे? तो डॉक्टर्स का जो सख्त रवैया है उसको आप थोड़ा सा काम डाउन करवाएंगे? देखिए, कोई सख्त रवैया नहीं है। आप टेबल के ऊपर बैठे, सोल्यूशन निकल जाते हैं। टेबल पे बैठना चाहते हैं? डेफिनेटली बैठना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हम कोशिश करते हैं कि ये कोई टेबल पे आप आ जाएं और ये बात। डॉक्टर साहब, आप कोशिश करते हैं, हम हाजिर हैं। बस ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तमाम फ्रीकैन की बात आपने सुन ली, आपने हुकूमती वर्जन भी जान लिया, हुकूमती वर्जन जो सा है उसका स्टांस भी आपने जान लिया। वो इस बात पे बहुत खफा है कि लोगों का हर्ज किया गया, लोगों की सेहत के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि लोगों को इलाज मिलना चाहिए। डॉक्टर अगर वहाँ मौजूद नहीं होगा, वो डॉक्टर जो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता है, पैसे लेता है, जिसकी ये ड्यूटी है कि वहाँ पर वो आवाम की खिदमत करे, वो वहाँ मौजूद नहीं होगा, एहतजाज पे जाएगा तो हर्ज होगा। इस सारे को सॉल्व करने के लिए हम डॉक्टर सलमान के पास भी आए कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, इसको कैसे ठीक किया जाए। उन्होंने 2 पॉइंट एजेंडा बताया, जिस 2 पॉइंट के ऊपर ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने कहा कि एक तो इलाज बिल्कुल मुफ्त रहेगा, इलाज को किसी किस्म का टच नहीं किया जा रहा, कोई पैसे नहीं लगाए जा रहे। दूसरा, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो एड हॉक पे लोग हैं हम सिर्फ उनको हटाएंगे, लेकिन हम उनको नहीं हटाएंगे जो परमानेंट हैं, वो परमानेंट वहाँ वैसे ही काम करते रहेंगे। अब यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि 60% लोग, मोर देन 60% तो एड हॉक पे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो सारे के सारे तो जाएंगे, तो उन तमाम की तमाम नौकरियाँ जो जाएंगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग आते हैं, मैं अभी तक इस बात को समझने से बड़ा अभी तक कासिर हूँ कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे आया है, कॉन्ट्रैक्ट पे उसको सरकारी मुलाजिम रखा गया है और कॉन्ट्रैक्ट पे उसको कहा गया है कि तेरी ये सब मुद्दत है और ये कॉन्ट्रैक्ट सरकार कभी भी ख़त्म कर सकती है, ये सरकार की सवाबदीद है जिस पे वो साइन करता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट उस शख्स के दरमियान और सरकार के दरमियान होता है, ये एक आर्जी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम तुम्हें इतने टाइम के लिए रख रहे हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा क्यों मांगा जाता है और ज़बरदस्ती क्यों मांगा जाता है? मैं आज तक ये बात समझ नहीं सका। कोई जितने लोगों से भी हमने बात की, उन्होंने कहा जी हम 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे थे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो अब क्या सरकार इस बात पे बाउंड है कि वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा दे? क्या ये उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था? ये बड़ी सारी पेचीदगी हैं और मेरे ख्याल से इसमें ज़िद भी है दोनों तरफ से, सरकारी सतह से भी और वो जो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनकी सतह पे भी, क्योंकि एक लगी लगाई नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता। किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए वो कहता है बस उन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि मैं परमानेंट हो गया हूँ, मैं हो जाऊँगा परमानेंट। ये हमारा अपना स्टाइल है, हमारे इस मुल्क में ये स्टाइल है कि जी अगर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया चलो परमानेंट हो ही जाऊँगा। तो ये रवायत है, ये रीत है, इसको मेरे ख्याल से ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इसी तरह आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को भर्ती करते रहे और बाद में वो लोग उम्मीदें लेके सड़कों पे जाके बैठ गए कि उनको परमानेंट करो, तो ये काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। इस तरह मुल्क और इदारे कभी भी चल नहीं पाएंगे। तो दोनों साइडों को सोचना चाहिए और जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखें तो उसे ये बताना चाहिए कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उम्मीदें देंगे नहीं परमानेंट कर देंगे, पक्का कर देंगे, तो भी यही सोच के बैठे तो फिर सड़क पर यही हाल होना है, सामने नहीं जाना। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मॉल रोड के ताजर परेशान थे, ऐसा ही मॉल रोड से गुजरने वाले परेशान, वो खुद परेशान थे जो धरने में बैठे थे। तो 26 दिन तक का इंतजार क्यों किया, क्यों नहीं गए? देखिए मुझे बताएं क्या लेके जाएं इनके पास, यानी कुछ कोई बात हो जो इनका कोई मुतालबा हो तो को समझ भी आती है। इनको सिक्योर किया गया, इनको वहाँ बैठे रहने दिया गया। इनको मुझे सिर्फ भट्ट साहब आप एक सवाल का जवाब ले दें कि जब कोई डॉक्टर बेरोजगार नहीं किया जा रहा, जब किसी डॉक्टर को नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, जब BHU दिए ही डॉक्टरों को जा रहे हैं, तो फिर डॉक्टर्स का हड़ताल करने का जवाब क्या है? चलिए डॉक्टर से आगे आते हैं। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एक सवाल वो क्या है?
जो लोग आए हुए थे वहाँ पे, जो चिड़िया का नाम है ग्रैंड हेल्थ अलायंस, हाँ ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी तंजीम बन चुकी है। क्या मतलब क्या कोई इलेक्शन लड़ना है इन्होंने? जिस पे पर्चे हुए हैं, जिन लोगों पे इतनी बड़ी तंजीम है तो उनको क्या इलेक्शन लड़े हैं अपना हमारी जगह पे आके फैसले करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कैसे जीत के आए? एक इतनी बड़ी तंजीम है, एक अलायंस उन्होंने बनाई है। मतलब क्या मुझे बताएं भट्ट साहब, मैं उनको ये सरकारी मुलाजमीन है, हाँ जी, ये नौकरी करते हैं ना सरकार की। ये वैसे आपका काम है कि ये अलायंसेस जो बनती हैं इनको देखें। इनका क्या तुक्का है? ये आपका काम है देखना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं मंजन बेचने कि जिनका हेल्थ के साथ दूर दूर का ताल्लुक ही नहीं है, जो अपनी करतूतों से निकल पड़े थे आज से 5-5 साल पहले, जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनको बहाल नहीं करती, वो लोग आज आपके लीडर बन के बैठे हुए। इनसे बात करने जाते हेल्थ वर्कर्स नहीं, इनसे बात करने जाते। अच्छा, ऐसे लोगों से बात करने जाते तो सारी उम्र लोगों के चंदे खा खा के सियासत करते हैं, इनसे बात करने जाते। ऐसे झूठों से बात करने जाते कि जो हमसे, जिनको हमने बहनें बेटियां बना के सर पे हाथ रखा और उन्होंने इतनी हया शर्म नहीं की कि अपने धंधे से और अपने काम से बाज नहीं आए। इन मासूम बच्चियों से चंदा इकट्ठा करना और उनके नाम पे धरने करके जेबों में पैसे डालना और अपनी जदादें बनाना, इन लोगों से बात करने जाते नेवर एवर, कभी नहीं करेंगे इनसे बात। और एक फिक्रा और कह दूं, जिनके वो नुमाइंदा बन के वो खतून बैठी हैं, वो बाजी रुखसाना की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन सी बाजी, मुझे बताएं कोई एक लेडी हेल्थ वर्कर अगर नौकरी से निकल रही हो, कोई एक, मेरा गिरबान पकड़िएगा। जब कोई एक, टीवी पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई एक लेडी हेल्थ वर्कर अगर इस सारे स्टेप्स के नतीजे में नौकरी से जा रही होती तो मेरा गिरबान पकड़िएगा। आप हमें तमाशे लगा रहे हैं, आप लोगों को झूठ उनके दिनों में डाल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए।